हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोगों को पढ़ना है मौर्य साम्राज्य, जिसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ना होता है और अशोक पढ़ना होता है, बिंदुसार पढ़ना होता है और मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज इत्यादि से क्वेश्चन खूब बनता है, खूब भर भर के क्वेश्चन बनता है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। अब आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य में पहला प्रतापी राजा कौन हुआ, तो कहोगे चंद्रगुप्त मौर्य। वही मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी करेगा। और अगला राजा कौन होगा, बिंदुसार। उसके बाद कौन होगा, अशोक। उसके बाद कौन होगा, कुणाल। तो सबसे पहले हम लोग प्रतापी राजा को देखते हैं, जिसका नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने एक चीज देखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य पहला राजा कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आपको एक बात छोटा सा बताते हैं। हमने कहां पर इसके पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ाया था, विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण से पहले हमने आपको बताया नंद वंश, जहां पर हर्यक वंश से लेकर के नंद वंश तक पढ़ाया था। तो नंद वंश देखो, यहां पर नंद वंश, थोड़ा सा नंद वंश का मतलब देखो, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप कहोगे घनानंद। कौन था बाबू, घनानंद, ठीक ना, घनानंद। तो घनानंद की हत्या कौन करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य करता है। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य करता है। यह ध्यान रहे। अभी इसमें क्वेश्चन कैसे बना है, अब देखो। उसके अलावा कौटिल्य, कौटिल्य ध्यान रहे। देखो देखो, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। और घनानंद की हत्या कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से, कौटिल्य महोदय की सहायता से क्या करता है, घनानंद की हत्या कर देता है। और घनानंद किस वंश का शासक था, तो कहोगे नंद वंश का। तो नंद वंश के समाप्ति के बाद मगध में कौन साम्राज्य आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य आएगा। कौन सा, मौर्य साम्राज्य। ये ध्यान रहे, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया था, पीछे वाला छोड़ रखा था, ठीक है ना। यहां तक पढ़ा दिए थे नंद वंश। तो नंदों के पतन के बाद मगध में कौन सी सत्ता आएगी, मौर्यों की आएगी। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो आप कहोगे चंद्रगुप्त मौर्य है। तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं। ये बात आप समझ में आ गया होगा, जो गैपिंग था, ठीक है ना। नंदों का अंतिम राजा घनानंद, घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य, किसकी सहायता से, कौटिल्य की सहायता से। और भाई साहब, इस प्रकार क्या होगा, मगध में एक नए राजवंश का उदय होगा, जिसे कहेंगे मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, तो उन्हीं से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कैसे कैसे पीछे वाला मैच करना है, ठीक है ना। अब देखो, अब लिखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। पहला बात लिखो, यह मौर्य साम्राज्य का, यह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, संस्थापक, ठीक है ना, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है। इसने नंद वंश के, नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया, ठीक ना। देखो, ठीक ना। तो ये आपको दो चीज पता होना चाहिए, किसकी सहायता से, कौटिल्य की सहायता से, कौटिल्य की सहायता से, ठीक है। कौटिल्य की सहायता से क्या हो रहा है, सत्ता परिवर्तन हो रहा है। कौटिल्य क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता प्रदान करता है, पुरोहित के रूप में कार्य करता है, प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता है, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, राजनीतिक गुरु के रूप में कार्य करता है। तब जाकर चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है बाबू, इस घनानंद को पराजित करके एक नए साम्राज्य की स्थापना कर पाता है। तो यहां ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। उसके अलावा लिखो, इसकी राजधानी, चंद्रगुप्त की राजधानी कहां थी, राजधानी, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है ना, पाटलिपुत्र, ध्यान रहे, ठीक है ना, पाटलिपुत्र थी। तो पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहां थी, पाटलिपुत्र था, ठीक है ना। उसके अलावा और एक आध पॉइंट लिखो, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के बारे में लिखो। गुरु, इसके गुरु कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो गुरु में दो तरह के गुरु होंगे, एक होगा राजनीतिक गुरु है इनके, राजनीतिक गुरु, और एक होगा धार्मिक गुरु, ठीक है ना, धार्मिक गुरु। तो ये ध्यान रखने वाले। राजनीतिक गुरु है इनके कौटिल्य, ठीक है ना, इनके राजनीतिक गुरु कौन है, कौटिल्य, ठीक है ना, कौटिल्य। और धार्मिक गुरु होंगे भद्रबाहु, भद्रबाहु, ठीक है ना। राजनीतिक गुरु कौटिल्य और धार्मिक गुरु कौन है, भद्रबाहु, ठीक है ना। और उसके अलावा चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में अन्य जानकारी लिखो, ये पॉइंट बनाते चले जाना, ठीक है ना। अन्य पॉइंट लिखो, इसे सर्वार्थ सिद्ध मौर्य कहा जाता है, सर्वार्थ सिद्ध मौर्य भी कहा जाता है, ठीक ना। उपाधि एक तरह से सर्वार्थ सिद्ध मौर्य भी कहा जाता है, ठीक ना, सर्वार्थ सिद्ध मौर्य भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम लिखो,
अन्य नाम, अन्य नाम में इसको यूनानी लोग चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहते हैं और एंड्रोकोटस कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसे यूनानी लोग क्या कहते हैं? सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। एंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो पूछेगा सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसके लिए प्रयोग होता है, पूछा भी गया है क्वेश्चन। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसके लिए प्रयोग होता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग होता है। क्या? सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। ध्यान रहे, देखो एक्चुअली क्या था, जो मेगास्थनीज था, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत पर आक्रमण करने के बाद सिकंदर वापस चला गया। तो जब वापस चला गया तो नॉर्थ ईस्ट जो पंजाब वाला क्षेत्र है, पंजाब तक्षशिला इत्यादि वाला क्षेत्र है, वहां पर कुछ यूनानी रह गए। तो भाई साहब आगे चल के अभी मान लीजिए चंद्रगुप्त में ही पढ़ाएंगे, तो क्या हुआ कि उनसे यूनानियों से, जिसका नाम सेलुकस निकेटर था, उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का क्या होगा? भिड़ंत होगा, युद्ध होगा। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाएगा, और चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाएगा तो उनकी बेटी के साथ विवाह करके उनका एक दूत भी उनके साथ आ जाएगा। मतलब एक विवाह हुआ, उनके साथ दूत भी आता, जिसका नाम मेगास्थनीज था। तो पूछता भी है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में था, ठीक ना। तो यहां पर लिख लो, इसी के दरबार में मेगास्थनीज आया था, ठीक ना। मेगास्थनीज आया था और रहा था, ठीक ना। अब देखो, तो मेगास्थनीज आया, तो मेगास्थनीज जितने समय तक इसके दरबार में रहा तब तक क्या कहा? एक किताब लिखा जिसका नाम इंडिका है, अभी लिखा देंगे, इंडिका लिखा। अब इंडिका में क्या किया भाई साहब, इसने लिखा और फिर चला गया यूनान। जब यूनान चला गया तो हम भाई साहब इसकी किताब में कुछ चीजें क्या किए, वहां के इतिहासकारों ने अपने कॉपी में, अपने किताबों में क्या किए, लिखे इसकी बातों को कि मेगास्थनीज ऐसा कहता है, मेगास्थनीज ऐसा कहता है। वर्तमान में मेगास्थनीज की इंडिका खत्म है, इंडिका जो इसने रचना किया वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तो इसकी रचनाओं से चोरी करके अन्य यूनानी इतिहासकारों ने ऐसा किया। तो उसी में चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में उन्होंने क्या प्रयोग किया है? सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। अब सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस करने से कैसे पता चला कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य ही है, ये बात बताया विलियम जोन्स ने। कौन बताया? विलियम जोन्स ने। तो ये भी लिख लो, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस की पहचान किसने किया था? विलियम जोन्स ने। लिखो, सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से विलियम जोन्स ने किया, ठीक है। विलियम जोन्स ने किया था, ध्यान रहे। कौन किया है? विलियम जोन्स ने, ठीक है ना। विलियम जोन्स ने कहा कि जो सेंड्रोकोटस है वो और कोई नहीं, भारत का राजा चंद्रगुप्त मौर्य है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये बात कौन कह रहा? ये विलियम जोन्स कह रहा, ठीक है ना। ये बात कह रहा है विलियम जोन्स कि भाई साहब जो सेंड्रोकोटस है वो और कोई नहीं बल्कि मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सेंड्रोकोटस की पहचान किसने किया? मौर्य से। उसके अलावा और कुछ भी इसके बारे में है, इसे मिटाते हैं, थोड़ा और कुछ पॉइंट लिखते हैं हम लोग। ये हो गया होगा आपका। तो सेंड्रोकोटस की पहचान, एंड्रोकोटस, ये सारे नाम किसके लिए प्रयोग होते हैं? और लिखो इसके बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में देखो। जस्टिन, ये भी कहां का है? जस्टिन, ये भी यूनान का, ठीक है ना। ये भी यूरोपीय है, ठीक है ना, यहां का नहीं है। जस्टिन क्या कहता है जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना है उसे डाकुओं का गिरोह कहता है। तो को पूछ ले मान लो कभी, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है, डाकुओं का गिरोह कहता है। ये बात ध्यान रखना है। पूछेगा कि बताओ डाकुओं की चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को किसने डाकुओं का गिरोह कहा है? तो ये बात कौन कहा है? जस्टिन ने कहा है। कौन कहा बाबू? जस्टिन ने कहा, ठीक है ना। उसके अलावा एक पॉइंट इसी के बारे में और लिखो, 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद धारा। 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। यही बात कौन कहता है? यही जस्टिन महोदय कहते हैं। जस्टिन कहता है कि 6 लाख की सेना, अर्थात भाई साहब उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के पास कितनी सेना थी? 6 लाख। ये जानकारी कौन देता? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन कहता है कि 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद, मतलब भाई साहब पूरे भारत को जीत लिया, कहने का मतलब ये है। चंद्रगुप्त मौर्य सेना में डाकुओं का गिरोह कौन कहता है? जस्टिन कहता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में होना चाहिए। अगला पॉइंट लिखो, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मानुयायी था।
चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था, ध्यान रहे, ठीक है ना, जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है ना। उसके अलावा इसी के समय में जैन धर्म का प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था, ध्यान रहे, इसी के समय में प्रथम जैन सम्मेलन पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था, पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था, ध्यान रहे, ठीक है ना, पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। भाई साहब ये जैन धर्म को मानने वाला था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, इसी के समय में प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन या प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग नोट करते हैं, ये नोट कर लिए होंगे आप लोग, नोट बनाते चलिए, सारा नोट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और 305 चंद्रगुप्त मौर्य, 300 लिखो, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, ठीक है, पराजित किया। अब ये बात ध्यान में रखना, कब किया था? 305 ईस्वी में। कब? 305 ईस्वी में। अब ध्यान देने वाली बात है, यहां से कुछ चीजें निकलती हैं पॉइंट के रूप में। अब 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? किसको? यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। अब देखो, 1 मिनट के लिए देख लो, 1 मिनट के लिए। अब ये जो 305 है, ये भी ध्यान रखना है, किसको हराया? सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, ये ध्यान में रखना है। अब भाई साहब कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है, तो एक चीज होता है भाई साहब, संधि, ठीक है। पहला नंबर किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ? ठीक है, किसके बीच हुआ? पहली बात तो आपको पता है, एक तरफ कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य है। और दूसरी तरफ कौन है? यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, ये ध्यान रखना है। दूसरी तरफ कौन है? सेल्यूकस निकेटर। परिणाम क्या हुआ? जीता कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। हारा कौन? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है ना। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ बाबू, परिणाम क्या होता है? संधि के रूप में। तो संधि जो होती है वही होता है परिणाम, ठीक है ना। अब परिणाम क्या निकला? ध्यान दो कि इस युद्ध के बाद भाई साहब पहली बात ये हुई कि सेल्यूकस निकेटर जो पराजित हुआ था, इसने 4 क्षेत्र दिया, उसे कहा गया एरियाना का क्षेत्र। एरियाना का क्षेत्र किसे मिला? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को मिला, ठीक है ना, ठीक है। ध्यान रहे, कौन सा क्षेत्र? एरियाना का। ई वाला ध्यान रखना है, कौन सा क्षेत्र मिला था? एरियाना का। अभी लिखा रहे हैं एरियाना के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। दूसरी बात क्या हुई इस संधि में? दूसरा क्या हुआ इस संधि में? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का विवाह किससे हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य से। अब भाई साहब उसका क्या नाम था? दूसरा पॉइंट यहां से निकला, उसका क्या नाम था? तो आप कहोगे उस लड़की का नाम, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? हेलेना था। क्या नाम था? हेलेना, ठीक है ना। पहला ध्यान रहे, हेलेना, ठीक है ना, हेलेना या कार्नेलिया। क्या नाम था? कार्नेलिया, ठीक है ना, कार्नेलिया। ध्यान रहे, यह प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था, भारत के संदर्भ में विवाह था, ठीक है ना। भारत के संदर्भ में यह प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह का साक्ष्य मिलता है। भारत के इतिहास में यह पहला ऐसा है जो अंतरराष्ट्रीय विवाह का साक्ष्य मिलता है। तो पूछेगा प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कब देखने को मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का किसके साथ? हेलेना या कार्नेलिया। हेलेना का ही नाम क्या था? कार्नेलिया था। तो ध्यान रहे, यह प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है। दूसरी बात भाई साहब क्या हुआ? परिणाम में एरियाना का क्षेत्र मिला। और तीसरी बात लिखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में दिए। किसे?
सेल्यूकस निकेटर को दिया, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में दिया, किसको? सेल्यूकस निकेटर को। तो ये सारी बातें ध्यान में रखें। अब आपको बता दें कि एरियाना के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो इसके अंतर्गत 4 आता था, इसके अंतर्गत 4 क्षेत्र आते थे। कौन कौन से? इसके आता था काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। आज का वर्तमान में ये 4 नाम है, ठीक ना। एरिया एरोकोसिया वर्तमान में थे, लेकिन तब थे, लेकिन आज क्या नाम है? काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। उन 4 क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? एरियाना का क्षेत्र। क्या कहा जाता था? एरियाना का क्षेत्र। तो ये ध्यान रहे। कब बाबू? 305 ईस्वी में जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, तो क्या क्या हुआ? पहला नंबर हुआ एरियाना का क्षेत्र किसको मिला? चंद्रगुप्त मौर्य को। और भाई साहब हेलेना का विवाह किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। हेलेना किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है। और इसी हेलेना के साथ एक राजदूत आया था, किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। समझ में आया? आगे लिखा देंगे, जब पढ़ाएंगे क्या मेगास्थनीज पढ़ाएंगे इसी वीडियो में अभी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो एक बार फिर से समझाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप हुआ भाई साहब एक संधि। इस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने 4 क्षेत्र छीन लिए। किससे? सेल्यूकस निकेटर से। वह 4 क्षेत्रों को मिला के कहा जाता है एरियाना का क्षेत्र। क्या कहलाता है? एरियाना का क्षेत्र। इस एरियाना के अंतर्गत 4 क्षेत्र आते हैं, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ठीक है। और इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना और या कार्नेलिया का विवाह हो गया। यह पहला विवाह था जो अंतरराष्ट्रीय विवाह था। तो यह ध्यान रहे भाई साहब। इसके बाद क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पराजित किसे? सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे, ठीक है ना। तो ये सब बातें ध्यान में रखना है। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में। अब आ जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बारे में। तो हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान में रखना है। यहां तक समझ में आया होगा। अब लिखो चंद्रगुप्त मौर्य के एक पॉइंट और नोट करके लिखो। नोट, मृत्यु से पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ठीक है ना। कौन कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्यों? सिंचाई हेतु। कोष्टक में लिख लेना, सिंचाई के लिए, ठीक ना। सिंचाई हेतु सुदर्शन झील का निर्माण कहां कराया गया था? सौराष्ट्र क्षेत्र में, ठीक ना। सौराष्ट्र कहां पर है? गुजरात में, ठीक ना। ये ध्यान रहे, ठीक ना। आगे चल के अशोक इसकी मरम्मत कराएगा, उसके बाद इसमें रुद्रदामन मरम्मत कराएगा। तो ये भी आगे चल के लिख लो, यहीं पे नोट करके, आगे पढ़ाई करेंगे, लेकिन आगे अशोक मरम्मत कराएगा, और फिर कौन कराएगा? रुद्रदामन, शासक रुद्रदामन, ठीक है। आगे रुद्रदामन इन दोनों को पुनरुद्धार कराने का कार्य करेंगे, ठीक है ना। अब लिखो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे होती है? तो लिखो श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला कहां पर है? तो कहोगे कर्नाटका में। कहां पर? कर्नाटका में स्थित है, ठीक ना। श्रवणबेलगोला कहां स्थित है? कर्नाटका में, ठीक ना। कैसे? संलेखना पद्धति से, ठीक है ना। संलेखना पद्धति से अपना प्राण त्यागता है। तो ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है ना। संलेखना पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्राण त्यागता है, ये ध्यान रखना है। और कहां पर? श्रवणबेलगोला, ये कहां पर है? कर्नाटका में। अब देखो क्या ध्यान देने वाली बात, आपसे पूछेगा संलेखना पद्धति किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म के अनुसार मरने का भी काम करता है, जिसे कहा जाता है संलेखना। इस पद्धति में क्या होता है? जब आप अंतिम क्षण में होते हो, तो भू सारा खाना पीना सब कुछ त्याग करके कहीं एकांत में रह करके अपने शरीर को एकदम भाई साहब कमजोर करते एक दिन मार देना है। मतलब अपने आप से मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब खाना पीना छोड़ दिए तो कितने समय तक रह पाओगे? तो यही पद्धति कहलाती थी संलेखना। हालांकि बड़ा कठोर है भाई साहब, सारे लोग नहीं इस चीज को अपना सकते हैं, लेकिन यहां तक आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग चंद्रगुप्त के मृत्यु के बाद इसका बेटा बिंदुसार अगला शासक बनता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग, ठीक है। अब हेडिंग डालो बिंदुसार, ठीक है। अगला राजा कौन बनेगा? बिंदुसार। अगला राजा बिंदुसार बनेगा, ठीक है।
अगला राजा कौन बनेगा? बिंदुसार। तो बिंदुसार के भाई साहब माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है? अब यहां से वंशावलियां देखने को मिल सकती हैं, ठीक ना, यहां से वंशावलियां देखने को मिल सकता है। माता का नाम आप देखोगे तो माता वही होंगी जो जो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी रही होगी, ठीक है, क्योंकि पुत्र किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो हमने एक चीज बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य में हमने बताया कि एक विवाह इसका किसके साथ हुआ? हेलेना के साथ, हेलेना के साथ, ठीक है ना। एक विवाह किसके साथ हुआ था? हेलेना। ये किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस निकेटर की। और एक विवाह हुआ था उसका नाम था दुर्धरा नाम था एक, दुर्धरा। क्या नाम था? दुर्धरा। तो दुर्धरा नामक ये माना जाता घनानंद की पुत्री थी, ठीक है ना। तो ये जो दुर्धरा थी, इसी दुर्धरा से कौन पैदा होता है? बिंदुसार पैदा होता है, ठीक है, बिंदुसार। तो ये ध्यान रहे, बिंदुसार। तो हालांकि दुर्धरा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी है। तो माता पिता आपको ऐसे निकाल लेना है, ठीक है ना। तो माता का नाम क्या है? दुर्धरा, ठीक है ना। पिता का नाम क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। पुत्र हो जाएंगे, पुत्र में अब भाई साहब अगले राजा जो बनेंगे वही पुत्र होंगे, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे कॉमन सेंस से भी आप निकाल सकते हो। पुत्र में हो जाएगा अशोक क्या हो जाएगा? इसका पुत्र हो जाएगा। और इसके अलावा सुसीम, ठीक है ना, सुसीम भी क्या है? इसका भाई है, अशोक का भाई, ठीक है ना। अर्थात बिंदुसार का पुत्र अशोक भी था और सुसीम। सबसे बड़ा कौन था? सुसीम, ठीक है ना। अशोक उसके बाद था, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना इन दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। अब भाई साहब पत्नी भी लिख लो, पत्नी सुभद्रांगी, ठीक ना। पत्नी का नाम सुभद्रांगी था, ठीक ना। अब लिखो अन्य नाम, यहां लिखो बिंदुसार के अन्य नाम। अब देखो अन्य नाम से क्वेश्चन बना है, ध्यान रहे, अन्य नाम से, बिंदुसार के अन्य नामों से क्वेश्चन बना है। अब ये दुर्धरा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सुसीम, सुभद्रांगी, ये ध्यान रखना। अशोक तो आपको पता होगा, लेकिन भाई साहब ये सुसीम वाली बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सुसीम वाला बात आपको ध्यान में रखना। अब अशोक के बिंदुसार के अन्य नाम लिखो। अमित्रोचेटस, अमित्रोचेटस किसका नाम था? बिंदुसार का। अमित्रोघात यह भी किसका नाम था? बिंदुसार का। सिंहसेन भी किसका नाम था? इसी का नाम। बिंदुपाल किसका नाम था? इसी का। भाई साहब अमित्रोचेटस, अमित्रोघाट, सिंहसेन, बिंदुपाल, ठीक ना, ये सब किसके नाम है? ये इसी के नाम है, ठीक ना। इसके अलावा भद्रसार भी इसी का नाम मिलता है, ठीक ना, भद्रसार। तो ये सारा कुछ आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। पूछेगा कि बताओ अमित्रोचेटस किसको कहते हैं? तो बिंदुसार को कहते हैं। किसको कहते हैं? बिंदुसार को। अमित्रोघात किसको कहते हैं? तो बिंदुसार को कहते हैं। आपको पहले ही पढ़ा है, हर्यक वंश में पढ़ाए हैं, अजातशत्रु और बिंबिसार के बारे में पढ़ाए हैं, कुणिक और श्रेणिक और कुणिक। तो आप कमेंट करके बताओ कि श्रेणिक किसको कहते हैं और कुणिक किसको कहते हैं। तो उसी तरह भाई साहब ये सारा नाम आपको ध्यान में रखना। जैसे हमने अभी क्या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया, क्या कि भाई साहब इसे क्या कहते हैं? सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार कुछ बातें आपको ध्यान में रखना, क्योंकि पूछ लेगा क्वेश्चन तो आप बता नहीं पाओगे अगर कंफ्यूजन होगा। तो अमित्रोचेटस, अमित्रोघात, सिंहसेन, बिंदुपाल, भद्रसार, ये सब किसके लिए नाम प्रयोग किए जा रहे हैं? बिंदुसार के लिए नाम प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अन्य चीजों पर इसके। ऐसा तो माना जाता है कि बिंदुसार के 99 पुत्र थे, ठीक है ना, 99 प्लस ज्यादा थे, 99 से ज्यादा, क्योंकि आगे चल के जब दीपवंश महावंश ग्रंथ है, उस ग्रंथ में पता चलता है कि जब बिंदुसार मर जाता है तो उसके बाद इसके अशोक क्या बनता है? शासक बनता है। तो अशोक शासक जब बनता है तो अपने 99 भाइयों को मार के बनता है। तो भाई साहब अगर इसके 99 भाई थे तो इसका मतलब बिंदुसार के 99 पुत्र भी रहे होंगे। हाँ, तो बात तो यही हुई ना। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखना है, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान में रखो। अब आते हैं हम लोग अगला, इसके ये मिटाते हैं और आगे देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में और सारी जानकारियां लिखते हैं। जैसे बिंदुसार कैसा था? जैसे इसके पिता जैन धर्म को मानने वाला था, तो ये किस धर्म को मानने वाला था? ये भी क्वेश्चन बनता है। लिखो, यह आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। यह है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है, अनुयायी था। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली पुत्र गोसाल थे। लिख लो, मखली पुत्र गोसाल, ठीक ना, गोसाल।
मखलीपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। और मखलीपुत्र गोसाल भाई साहब आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रहे, ठीक ना, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और लिखो बिंदुसार के मंत्री, प्रधानमंत्री, बिंदुसार के प्रधानमंत्री, ठीक ना, प्रधानमंत्री या पुरोहित लिख लो, पुरोहित, दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछे तो बता देना। देखो शुरू में हमने बताया कि शुरू में देखो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, तो हमने बताया कि कौटिल्य थे। तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद इसके समय में भी जानकारी मिलती कि इसके समय में भी कुछ समय तक प्रधानमंत्री का पद धारण किया था। कौन? कौटिल्य। तो यहां भी लिखो कौटिल्य, कौटिल्य, कौटिल्य। कुछ समय तक ये इसके भी समय में क्या थे? प्रधानमंत्री थे, ठीक ना, या पुरोहित थे। उसके अलावा कौटिल्य के बाद इसमें मिलता खल्लाटक। क्या नाम था बाबू? खल्लाटक, खल्लाटक, ठीक है, खल्लाटक। अगला कौन बना? जब कौटिल्य छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया या मर गया, तो उसके बाद अगला प्रधानमंत्री कौन बना? खल्लाटक। और इसके एक और मिलता है जिसका नाम है राधागुप्त, ठीक ना, राधागुप्त। ये तीनों ही इसके पुरोहित या प्रधानमंत्री के पद धारण किए थे। किसके समय में? बिंदुसार के समय में। ये तीनों ध्यान रखना कि बिंदुसार के प्रधानमंत्री या पुरोहित कौन कौन थे। शुरू में तो कौटिल्य थे, कौटिल्य के बाद खल्लाटक बने, खल्लाटक राधागुप्त बने। माना जाता है कि बिंदुसार के दरबार में 500 मंत्रियों का एक समूह था, जिसका प्रधान या पुरोहित कौन था? जिसका प्रधानमंत्री कौन था? खल्लाटक था। प्रधानमंत्री कहने का मतलब उसका अध्यक्ष कौन था? 500 लोगों के मंत्रियों का, ठीक है, तो खल्लाटक ही था। तो ध्यान रहे। तो अगर पूछ भी ले कि किसके दरबार में 500 मंत्रियों का समूह रहता था जिसका अध्यक्ष खल्लाटक था, तो बेझिझक लगा देना बिंदुसार लगा देना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना। इसी के दरबार में भाई साहब यूनान का एंटियोकस का राजदूत आया था जिसका नाम था डायमेकस, ठीक है, उसके बारे में लिखते हैं। तो ये हो गया होगा आपको, खल्लाटक ध्यान रखना, भूलना नहीं, ठीक है। अगला इसके दरबार में सीरिया के राजा, इसके दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत एंटियोकस प्रथम का राजदूत डायमेकस आया था। डायमेकस आया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसके दरबार में डायमेकस आया था, किसके दरबार में? तो ये ध्यान है, एंटियोकस प्रथम, ठीक ना। एंटियोकस प्रथम कहां का राजा था? सीरिया का राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत किसके दरबार में आया था? भाई साहब बिंदुसार के। उसका नाम क्या था? डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो बता देना बिंदुसार के। भाई साहब जब डायमेकस आया तो इसने कहा मुझे 3 चीज चाहिए। कहां से? भाई साहब यूनानी या सीरिया के, मतलब उन अन्य क्षेत्रों से, उन विदेशियों से, इनसे मतलब डायमेकस से मांगा, 3 चीजें मांगा। भाई साहब क्या क्या मांगा? 3 चीजें मांगा। क्या क्या थे? कौन मांगा? बिंदुसार मांगा कि भाई हमें 3 चीज चाहिए। पहला नंबर सूखी अंजीर चाहिए। क्या चाहिए? सूखी अंजीर चाहिए। इसने सूखी अंजीर मांगा पहला। दूसरा मीठी मदिरा चाहिए, ठीक है, मीठी मदिरा चाहिए। और तीसरा दार्शनिक चाहिए, तीसरा दार्शनिक। ये ध्यान रहे, 3 चीज मांगा। पहला क्या मांगा? सूखी अंजीर मांगा। ये एक फास्ट फूड होता है, ठीक है ना, एक फास्ट फूड होता है। और ये ड्राई फूड होता है। क्या? ड्राई फूड होता है। सूखी अंजीर कैसा होता है? ड्राई फूड होता है। और मीठी मदिरा, भाई साहब भारत में जो मदिरा बनता है वो बहुत कड़वा होता है, ससुरा एकदम जीभ इधर उधर कर देता है, जानो, बहुत कड़वा होता है एकदम। हाँ ध्यान, जो लोग पिए होंगे वो समझ गए होंगे। तो भारत की जो मदिरा है वो बहुत कड़वा होता है, एकदम ससुरा कान ओन एकदम इधर उधर कर देता है, ठीक है ना। तो भारत वाली मदिरा, भारत का शराब कैसा था? कड़वा होता है। तो इसने सुना था कि जो यूनान वाले में जो विदेशी हैं, उधर वाले हैं भाई साहब, वहां वाली मदिरा भाई साहब बहुत मीठा होता है। तो इसने कहा भाई साहब मदिरा भी लेकर आना। तीसरी कहा दार्शनिक। उस समय दुनिया में 2 ही दार्शनिक होते थे, एक यूनान का दार्शनिक, एक भारत का दार्शनिक। भारत में जैन धर्म, बौद्ध धर्म अपना प्रखंड भाई साहब फहरा रहा था, और ये उधर यूनान का दार्शनिक। किधर? उधर यूनान का। तो यूनान में आपने देखा होगा कि दार्शनिकों का एक क्रम बना था। जैसे आपने देखा होगा कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और उसके अलावा उसके शिष्य। तो ये सारे जो दर्शन, यूनान का दर्शन था, तो इसने बड़ा सुन रखा था कि यूनान का दार्शनिक जो है बहुत भाई साहब प्रखंड होते हैं। तो उसी तरह इसने कहा कि भाई साहब एक दार्शनिक भी लेकर आना। हालांकि वहां के राजा ने ये देने से मना कर दिया कि भाई साहब हमारे यहाँ व्यक्ति का सम्मान होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान होता है, हम किसी को वस्तु की तरह नहीं दे सकते हैं। अगर उसकी इच्छा करेगा तो खुद जाएगा, नहीं इच्छा करेगा तो नहीं जाएगा। लेकिन बाकी 2 चीजें उसने भिजवा दिया। कौन? सीरिया के राजा एंटियोकस ने, ठीक ना। तो ये ध्यान रहे। और मीठी मदिरा मिल गया, सूखी अंजीर मिल गया, लेकिन दार्शनिक नहीं मिला था। तो ये ध्यान रखना है। तो बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? एंटियोकस प्रथम का राजदूत डायमेकस आया था। तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। और आगे चल के हो गया। अब चलो एक चीज और लिख लो इसी में, बिंदुसार के ही संदर्भ में। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए थे, ठीक है ना।
तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। तो एक बार दबाने के लिए अशोक गया और एक बार दबाने के लिए कौन गया? उसका बड़ा पुत्र सुसीम गया, ठीक है ना। लेकिन लिखो, नोट करके लिखो, नोट। बिंदुसार के समय में, बिंदुसार के समय अशोक तक्षशिला का गवर्नर था। तक्षशिला का, ध्यान है, पूछा गया क्वेश्चन है, तक्षशिला का गवर्नर था, ठीक है ना। तक्षशिला का गवर्नर था, ध्यान रहे, कहां का? तक्षशिला का गवर्नर था। दूसरा पॉइंट लिखो, तक्षशिला का गवर्नर था। इसी के समय कहां पर विद्रोह हुआ? तक्षशिला में। इसी के समय तक्षशिला में 2 बार, किसके समय में? बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए, विद्रोह हुआ, ठीक है, विद्रोह हुआ। एक बार दबाने के लिए भाई साहब, यहां पर विद्रोह को दबाने के लिए पहली बार फर्स्ट टाइम कौन गया? अशोक गया था, ठीक है ना, अशोक गया। और दूसरी बार कौन गया? सेकंड टाइम, तो ध्यान रहे, सुसीम कौन है? सुसीम बिंदुसार का बड़ा लड़का है, ठीक है ना। सुसीम कौन है? बिंदुसार का बड़ा लड़का है, ठीक है ना। अशोक उससे छोटा है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। अब बिंदुसार की जब मृत्यु हो जाती है बाबू, तो अगला राजा कौन बनता है? अशोक बनता है। तो उसके बारे में भी लिख लेते हैं। अब अशोक तो हम लोगों को पूरा ही पढ़ना है, ठीक है ना। अशोक हम लोगों को तो पूरा पढ़ना, क्योंकि इसी में बहुत सारा शिलालेख बनवाएगा, कौन कहाँ से कैसे, ये सारी चीजें हम लोग को पढ़ना होता है। तो डालो हेडिंग अशोक। पूरा मौर्य काल एक तरफ, अशोक भैया एक तरफ पूरा मौर्य काल एक तरफ और अशोक अकेले एक तरफ, अकेले इसका पूरा मौर्य काल है ससुआ बाकी सारे राजा नाम मात्र के हैं। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था, उसी पर बाकी सारे मौर्य शासक शासन किए। बस एक ही राज्य जोड़ा था, कलिंग भर जोड़े थे, कलिंग भर को जीते थे अशोक, लेकिन शासन संभाला था कौन? अशोक ने, बड़े क्षेत्र पर। तो ये सारा ध्यान रखना, ठीक है ना। अब नोट करके लिखो, अशोक ने अपने 99, पहले लिखो दीपवंश महावंश। दीपवंश ये श्रीलंका का बौद्ध ग्रंथ है। दीपवंश व महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन पाया था, प्राप्त किया था। माना जाता है भाई साहब, बौद्ध ग्रंथ है दोनों श्रीलंका के, माना जाता है कि अशोक ने सिंहासन प्राप्त करने से पहले अपने 99 भाइयों को भाई साहब मार दिया और पटना के आगम कुआं, एक कुआं था, उसी कुआं में फेंकवा दिया ससुरा। कौन? ये अशोक। तो ध्यान रहे, अपने 99 भाइयों की हत्या करने की बात कौन करता है? दीपवंश महावंश। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज्यादा नहीं, मतलब, लेकिन फिर भी अगर मिल रहा तो आपको ध्यान में रखना है कि किसके अनुसार, ठीक है ना। तो दीपवंश महावंश के अनुसार ये अपने भाई को क्या करते हैं? 99 भाइयों की हत्या करके, हालांकि गृह युद्ध तो हुआ था, क्योंकि सिंहासन प्राप्त करने में कई साल का अंतर है, लेकिन इस दौरान तब क्या हो रहा था? इसका मतलब है कि इस दौरान सिंहासन प्राप्त करने के लिए सभी भाइयों में होड़ मची थी, ये सही है। लेकिन 99 भाई मारे गए थे, ये बात कंफर्म है कि नहीं है? इस पर इतिहासकार शंका करते हैं कि भाई साहब 99 भाई, हाँ, तो थोड़ा संशय होता है कि 99 भाई मारा था कि नहीं मारा था, इस बात में संशय होती है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अशोक के पारिवारिक थोड़ा जीवन पूछता है, तो ये भी देख लेते हैं। जैसे पहला नंबर, पिता के बारे में तो पता होगा, पिता कौन था, माता कौन थी, ठीक है ना। माता कौन थी, पिता कौन थे। तो पिता कौन हो जाएगा? पिता हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। पिता कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रहे, सॉरी, बिंदुसार। पिता कौन हो जाएगा? बिंदुसार था अभी ना, बिंदुसार था, ठीक है ना, बिंदुसार था। माता हो जाएंगी इनकी माता हो जाएंगी सुभद्रांगी, ठीक है, सुभद्रांगी, ठीक है। माता का नाम क्या है? सुभद्रांगी, ठीक है ना। अब इसकी पत्नी का नाम लिखो, पत्नी का नाम महादेवी असंघमित्रा, ठीक है, महादेवी असंघमित्रा, पद्मावती, महादेवी असंघमित्रा, पद्मावती, ठीक है, कारुआकी, ठीक है। ये सारा नाम आपको ध्यान में रखना। आप पुत्र का नाम लिख लो,
क्योंकि जो आगे चल के बनेंगे, ठीक ना। पुत्र का नाम हो जाएगा महेंद्र, जो श्रीलंका जाएगा इसका नाम याद रखना है महेंद्र। जालौक याद रखना है, जालौक, क्योंकि आगे कश्मीर में ये राजा बनेगा जालौक। और कुणाल, ठीक ना, कुणाल जो अगला अशोक के बाद राजा बनेगा कुणाल। तो 3 पुत्रों का नाम याद रखना है। महेंद्र श्रीलंका भेजेगा बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के, बौद्ध प्रचार हेतु। कुणाल अगला राजा बनेगा, जालौक कश्मीर का राजा बनेगा। 3 पुत्रों का नाम एकदम याद रखना, किसके? पुत्र अशोक के, ठीक ना। अब पुत्रियों भी थोड़ा याद लिख लो, पुत्री। अब ध्यान रहे, अब यहां क्या लिखे? असंगमित्रा। असंगमित्रा जब आ जाएगा पुत्री में संगमित्रा, तो ध्यान रहे क्या है? संगमित्रा पुत्री। संगमित्रा का नाम, संगमित्रा कौन है? पुत्री। तो ये ध्यान रखना है कि जब संगमित्रा आएगा तो लगा देना पुत्री, और जब आएगा असंगमित्रा तो लगा देना पत्नी, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन करेगा कि संगमित्रा कौन थी, असंगमित्रा कौन थी, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है, पुत्री के रूप में जब आएगा तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है। उसके अलावा अब अशोक के अन्य नाम लिख लो। अशोक के अन्य नाम, अशोक के अन्य नाम। अन्य नाम क्या क्या नाम मिलता अशोक का? अब अशोक का अन्य नामों में पहले लिखो पियदस्सी। पियदस्सी, ठीक है, पियदस्सी अगर आएगा तो भी लगा देना। देवनाम पिय, देवनाम पिय, ठीक है ना, देवनाम पिय, ठीक है ना। उसके अलावा चंड अशोक, चंड अशोक भी इसी को कहा गया, ठीक है ना। बौद्ध ग्रंथों में से चंड अशोक कहा गया, ठीक है ना। देवनाम पिय, पियदस्सी, ठीक है ना। चंड अशोक, अशोक वर्धन, अशोक, अशोक वर्धन, ठीक है ना, अशोक वर्धन, ठीक है ना। बुद्ध शाक्य कहा भी गया, इसी को बुद्ध शाक्य कहा गया, ठीक है ना। बुद्ध शाक्य, ये भी ध्यान रखना है। बुद्ध शाक्य किसको कहा गया? इसी को। ये सारा नाम किसका है? अशोक का। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा नाम अशोक के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया? पियदस्सी इसके लिए, देवनाम पिय इसके लिए, चंड अशोक इसके लिए, अशोक वर्धन इसके लिए, बुद्ध शाक्य इसके लिए। तो ये सारा नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये सारा नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। देवनाम पिय, ठीक है ना, देवनाम पिय। तो ये सारा नाम आपको अशोक के बारे में संदर्भ में पता होना चाहिए। अब एक युद्ध लड़ा था, देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य दिया था उस साम्राज्य में केवल एक ही क्षेत्र इसने मिलाया था, ठीक है ना, एक ही क्षेत्र मिलाया। ये सब ध्यान में रखना है। जैसे हमने बताया कि अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो क्षेत्र जीत कर इसको दिया था, इसके पुत्र, इसके मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने बिंदुसार को दिया, बिंदुसार ने इसे अशोक को दिया, उसी क्षेत्र पर शासन किया। बस एक क्षेत्र इसने शामिल किया था, उसका नाम कलिंग है। तो कलिंग विजय लिखो, अशोक द्वारा कलिंग विजय, अशोक का कलिंग विजय, कलिंग विजय, ठीक है, अशोक का कलिंग विजय। अशोक का कलिंग विजय में देखते हैं कब हुआ था। कलिंग विजय कब किया था उसने? तो 261 बीसी में। कब? 261 ईसा पूर्व में। किसके किसके बीच हुआ था? तो कहोगे एक तरफ थे कलिंग के राजा, कलिंग राजा, कलिंग के राजा, राजा महापद्मनाभम, ठीक है ना, सामंथा उनका पूरा नाम था, सामंथा महापद्मनाभा, ठीक है ना। ऐसे करके आपको ध्यान में रखना, सामंथा महापद्मनाभा। क्या नाम था उनका? सामंथा महापद्मनाभा। और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ थे मौर्य शासक, मौर्य शासक, ठीक है ना। मौर्य शासक कौन था? अशोक था, ठीक है ना, अशोक, अशोक था। अब देखो कलिंग विजय में ध्यान रहे, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? जानकारी कहां से मिलती है? हमें जानकारी कहां से मिलती है? 13वां बृहद शिलालेख, 13वां बृहद शिलालेख से, शिलालेख, ठीक है ना। 13वां बृहद शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने इसे क्या किया? जीता। और क्या किया? जीत करके साम्राज्य का 5वां प्रांत बनाया, साम्राज्य का 5वां प्रांत बनाया। ध्यान रहे, 5वां प्रांत बना। इसका मतलब इसके पहले कितने प्रांत रहे होंगे? 4 प्रांत। मौर्य साम्राज्य अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत था। तो ध्यान रहे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कितना प्रांत? अभी लिखाएंगे, सबकी राजधानियां भी लिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए समझो चंद्रगुप्त मौर्य के समय कितने प्रांत रहे होंगे? 4 प्रांत रहा होगा। एक प्रांत कौन जोड़ा भाई साहब? तो अशोक ने जोड़ा एक प्रांत। तो वो कौन प्रांत था? कलिंग, ठीक है ना। कलिंग की राजधानी तोसली थी। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग के राजा कौन थे? सामंथा महापद्मनाभा। क्या नाम था? सामंथा महापद्मनाभा। हार गए बेचारे।
उसके अलावा जीता कौन? अशोक जीत गया। इसकी जानकारी हमें कहां मिलती है? बृहत शिलालेख। कौन सा? 13वें बृहत शिलालेख से हमें पता चलता है कि कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया और सामंथा महापद्मनाभा को पराजित करके कलिंग को अपने मौर्य साम्राज्य में 5वें प्रांत के रूप में जोड़ा थी। ये बातें आपको ध्यान में रखना, ठीक ना। तो अशोक का कलिंग विजय। इसी विजय के बाद जब देखा 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख से लोग ज्यादा प्रभावित हुए, मतलब 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। इसी के बाद भाई साहब निग्रोथ नामक बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आ जाता है कलिंग, मतलब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है जब देखता है कि इस युद्ध के बाद लाखों लोग मारे गए भाई साहब, जिधर लाशें, बच्चे रो रहे हैं भाई साहब, बड़े रो रहे हैं, बूढ़े रो रहे हैं। इसे देख करके अशोक का एकदम हृदय भाई साहब पिघल गया और इसी युद्ध के बाद उसने भाई साहब युद्ध नीति छोड़ करके धम्म नीति अपना लिया। धम्म नीति मतलब नैतिक नीति अपना लिया, नैतिक नीति। और नैतिक नीति इसका किससे प्रभावित था? तो कहोगे बौद्ध धर्म से। इसी के बाद ये क्या करता है? बौद्ध धर्म अपना लेता। किसकी वजह से? उपगुप्त के सहायता से। उपगुप्त इसे क्या करता? बौद्ध धर्म की दीक्षा दे करके बौद्ध धर्म में स्वीकार करा देता। किसके प्रभाव से आकर के? निग्रोथ। अब इस सब लिखा देंगे, ठीक है ना। तो यही वो समय था जब एकदम खून खराबा देखा, एकदम चारों तरफ मारकाट, एकदम खूनी खून देखा भाई साहब। उसके अलावा अशोक का एकदम हृदय भाई साहब क्या हो गया? हृदय परिवर्तन हो गया। समझ गए? तो ये वाला युद्ध आपको लिख लो ये पूरा, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रख, अशोक का कलिंग विजय कब हुआ? 261 बीसी में। कहां हुआ? कलिंग के राजा, कलिंग कहां? उड़ीसा में, ठीक है ना। कलिंग कहां? उड़ीसा में। वहां के राजा कौन थे? सामंथा महापद्मनाभन नाभा द्वारा, ठीक है ना। और किसके बीच में? अशोक के बीच में। सामंथा महापद्मनाभा पराजित हुए, अशोक जीत गया। इस युद्ध में की जानकारी हमें कहां मिलती है? 13वां बृहत शिलालेख से अशोक के। और भाई साहब ये साम्राज्य क्या बना? अशोक के साम्राज्य में 5वां प्रांत के रूप में शामिल किया गया, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना। अगला चलते हैं। अगला लिखो इस युद्ध नोट करके, इस युद्ध के पश्चात निग्रोथ नामक, इस युद्ध के पश्चात निग्रोथ नाम ध्यान रखना, निग्रोथ नामक बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में, बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर ध्यान रहे किससे प्रभावित हो रहा है? निग्रोथ से। ध्यान रहे किससे प्रभावित हो रहा है? निग्रोथ से, ठीक है ना। इस युद्ध के पश्चात निग्रोथ नामक बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर उपगुप्त से बौद्ध धर्म की, उपगुप्त से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ऐसे लिख लो, स्वीकार कर लिया। उपगुप्त से बौद्ध धर्म स्वीकार, अर्थात उपगुप्त ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षा दिया, ठीक है ना। बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ये ध्यान रहे, नोट कर लेना। ये दोनों क्वेश्चन भी बना है, ठीक है ना। क्वेश्चन भी बना, किससे प्रभावित? निग्रोथ से प्रभावित हुआ था और किसने? उपगुप्त ने इसे क्या किया? बौद्ध धर्म स्वीकार कराया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे, प्रभावित किससे होता है? निग्रोथ से। भाई साहब उसे धर्मांतरित कौन करता है? तो उपगुप्त करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना। अब आ जाते हैं, जब भाई साहब इसके बाद जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो अब भाई साहब पूरे साम्राज्य में एकदम शांति और नैतिक विचारों को बढ़ावा देने के लिए इसने पूरे जीवन काम किया। इसके लिए भाई साहब धर्म प्रचार करने के लिए भेजेगा, अपने बेटा बेटी को श्रीलंका भेज रहा है, तमाम जगहों पे भेज रहा दक्षिण भारत भेज रहा कि जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार करो, जाओ नैतिक नियमों का प्रचार करो, लोगों में शांति की बात करो, सभी धर्मों में एक जैसी बात करो, मतलब सभी धर्मों को मिलाने की बात करो, कोई भाई साहब गैर नहीं है, कोई पराया नहीं है, सब में एक समान बातें करने की बात करता है, ठीक है। नैतिक नियमों को संचालन करने की बात करता है, पशु हत्या, इंसानों की हत्या, ये सारी बातें कहता है कि समाप्त करो, यही उसके धर्म थे, नैतिक नियम। तो वो भी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है ना। लिखो अशोक के धम्म, अशोक के धम्म, अशोक का धम्म, धम्म मतलब धर्म, ठीक है ना। लिखो इसके बारे में, धम्म या धर्म, धर्म, अशोक का धम्म, अशोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं था, कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों के, बल्कि सभी धर्मों के नैतिक नियमों का संग्रह था, ठीक है ना। ये नहीं था कि भाई वो कुछ ने नया धर्म चलाया, ना ना,
कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सारे धर्मों की जो अच्छी बातें थी, भाई चोरी ना करो, हिंसा ना करो, भाई साहब पशुओं की देखभाल करो, पशुओं की हत्या मत करो, चोरी मत करो, बड़ों की आदर करो, सम्मान करो, शांति से रहो, सभी धर्मों में भाई साहब विश्वास रखो, यही सब तो बात। तो सारे धर्म ऐसी बात कहते हैं। तो सभी धर्मों की अच्छी बातों का कलेक्शन ही क्या कहलाया? अशोक के धर्म कहलाए। ठीक है, अधिकतर इतिहासकार इसी बात को मानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे कि उसका धर्म कोई नया धर्म नहीं, बल्कि सभी धर्मों की अच्छी बातों का कलेक्शन था। ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक के धर्म किससे प्रभावित हैं, तो इसके धर्म, अशोक के धर्म राहुलोवाद, अशोक के धर्म राहुलोवाद सूक्त से प्रभावित है। ठीक है, सूक्त से प्रभावित है, ये भी लिख लो। अगर मान लो पूछा भी गया है, प्रभावित थे। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। ठीक है, अशोक के धर्म में कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों के अच्छे बातों का कलेक्शन था। अगर पूछ ले अशोक के धर्म किससे प्रभावित है, तो कह देना राहुलोवाद सूक्त से प्रभावित था। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। अशोक किस धर्म का अनुयायी था, ये भी लिख लो। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है ना। उसके अलावा लिखो, इसके समय में पहले बिंबिसार, सॉरी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, हाँ, इसके समय में तृतीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, इसके समय में तृतीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अब आप लोग बताइए कमेंट करके कि कहां हुआ था। ठीक है ना। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि कहां पर हुआ था। हम हिंट दे दिए हैं वहां पर, फिर भी आप लोग बताइए। तृतीय बौद्ध, तो ये था अशोक के धर्म। ठीक है ना। इसके बाद अब पूरे जीवन वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कार्य करेगा। ठीक है ना। और अगर पूछ ले कि बताओ बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार विदेशों में किसके शासनकाल में हुआ, किसके समय में हुआ, तो अशोक लगा देना बिना बेझिझक। ठीक है ना। अब लिखो अशोक, नोट करके लिखो। अशोक ने जम्मू कश्मीर में क्या किया था? 2 काम किया था। श्रीनगर शहर बसाया था। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर बसाने का कार्य कौन किया था? अशोक ने। दूसरा, अशोकेश्वर मंदिर बनाया था। अशोकेश्वर मंदिर बनवाया था। ठीक ना। ये दोनों काम भी कौन करता है? अशोक करता है। ये भी लिख लो। ठीक ना। ये सारी काम आपको ध्यान में रखना। ठीक ना। अब लिखो अशोक की यात्राएं। अशोक समय समय पे कई सारा यात्रा किया है। जैसे 10वें वर्ष कहाँ किया था, 12वें वर्ष उसने अपनी यात्रा कहाँ किया था, और 20वें वर्ष उसने अपनी यात्रा कहाँ किया था। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी आप लिख लो। तब फिर हम लोग आ जाते हैं अशोक के अभिलेखों पर। ठीक है, अशोक की यात्रा, हेडिंग डालो अशोक की यात्रा। अशोक के यात्रा। ठीक है ना। 10वें वर्ष, शासन के 10वें वर्ष। ठीक है ना। वर्ष कहाँ पर गया था? 12वें वर्ष कहाँ गया था? ठीक है ना। 12वें वर्ष कहाँ गया था, और 20वें वर्ष कहाँ की यात्रा किया था? 20वें वर्ष। ठीक है ना। ये ध्यान रहे, तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा किया, 12वें वर्ष कहाँ का यात्रा किया, और 20वें वर्ष कहाँ की यात्रा किया। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लिखो 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा किया। कहाँ पर? बोध गया की यात्रा किया। और 12वें वर्ष कहाँ की यात्रा किया? तो निगाली सागर की। ठीक है ना। निगाली सागर की यात्रा किया। ठीक है ना। निगाली सागर, कहीं कहीं निगाली सागर, और इसके और भी नाम मिलेंगे, निगलिया सागर करके ऐसे कुछ है। ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यही है। ठीक है ना। निगाली सागर, और 20वें वर्ष वो किया था लुम्बिनी की यात्रा। लुम्बिनी। ठीक है ना। लुम्बिनी की यात्रा। भाई साहब बोध गया जो है आपका बिहार में है। कहाँ पर? बिहार में है। और निगलवा सागर, हाँ, निगलवा सागर या निगाली सागर कहाँ पर है? तो नेपाल में है। कहाँ पर? नेपाल में है। ठीक है ना। और लुम्बिनी कहाँ है? ये भी नेपाल में है। तो ये ध्यान रहे। ठीक है ना। ये भी कहाँ है? नेपाल में। तो ये तीनों ध्यान रखना कि 10वें वर्ष अपने शासन के 10वें वर्ष कहाँ यात्रा करता है? बोध गया में, जहाँ पर बिहार में स्थित है। 12वें वर्ष कहाँ करता है? निगाली सागर, नेपाल में स्थित है। 20वें वर्ष कहाँ की यात्रा करता है? लुम्बिनी में, जो कहाँ है? नेपाल में। ठीक है ना। तो ध्यान रहे, यहीं पर गया था तो टैक्स माफी किया था। ठीक है ना। तो टैक्स माफी किया था। ठीक है ना। टैक्स माफी घटा करके 16 कर दिया था। ठीक है ना। टैक्स को घटा करके, टैक्स घटाने का जिक्र कहाँ मिलता है? तो आप कह देना लुम्बिनी में। ठीक है ना। टैक्स घटाने का या टैक्स माफी का जिक्र हमें कहाँ मिलता है? तो लुम्बिनी में। कब गया था? 20वें वर्ष गया था। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अशोक के यात्रा के बाद अशोक के अभिलेख। ठीक है, अशोक के अभिलेख देखते हैं हम लोग। अशोक के अभिलेख, हेडिंग डालो अशोक के अभिलेख।
अब यहां से क्वेश्चन कैसे बना है ये भी देख लो। देखो यहां से पहला क्वेश्चन ये बना है कि देखो हालांकि अशोक ने जो अभिलेख बनाए वो भाई साहब स्वतंत्र थे, ये अपने इच्छा अनुसार मतलब किसी का नकल नहीं था, लेकिन कहीं कहीं पर इतिहासकार कभी कभी बता देते कि भाई साहब अशोक ने जो अभिलेख बनाए ना वो ईरान के शासक डेरियस प्रथम के देखी देखा बनाया था। तो ये भी लिख लो भाई साहब, अगर मान लो पूछ ले, ठीक ना, अशोक ने अपने अभिलेख, अशोक के अभिलेख डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर बनवाए थे, प्रभावित होकर बनवाए थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई साहब अशोक के अभिलेख किससे प्रभावित है, किस राजा से, तो डेरियस प्रथम। आप लोग बताओ डेरियस प्रथम कहां का राजा, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है लेकिन फिर भी बताओ कि डेरियस प्रथम कहां का राजा था, ठीक है ना। इसने पहली बार भाई साहब क्या बनवाया था, पहली बार शिलाओं को क्या था, अभिलेख लिखवाया था, पत्थर पर साफ करवा के उस पर उत्कीर्ण कराया था कि ये राजकीय आदेश ये है, फलाना ढिकाना, भाई साहब लिखवाने का कार्य कौन किया था, अशोक ने किया था सबसे पहली बार, ठीक है, सॉरी डेरियस प्रथम ने कराया था। तो माना जाता है, कुछ इतिहास कहते हैं कि डेरियस प्रथम ने जो अभिलेख लिखवाना शुरू किया था पहाड़ों पर, वही नकल कौन कर लिया, अशोक ने। लेकिन ऐसा नहीं है, इसने भाई साहब वहां के जो अभिलेख लिखे गए हैं और यहां के जो अभिलेख लिखे गए हैं दोनों में अंतर है, इस वजह से इतिहासकार मानते नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा गया तो ये ध्यान में रखना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला लिखो, अशोक के अभिलेखों की खोज, अशोक के, ये क्वेश्चन पूछा गया, अशोक के अभिलेखों की खोज, अशोक के अभिलेखों की खोज कब हुई थी, 1750 ईस्वी में। 1750 ईस्वी में कौन किया था, यह ध्यान रखना, 1750 ईस्वी में इसकी खोज टी फेनथलर, अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में टी फेनथलर ने किया था, ठीक है, ने किया था, ठीक है, ध्यान रहे। अशोक के अभिलेखों की खोज कौन किया था, 1750 ईस्वी में टी फेनथलर ने, यह ध्यान रखना है। उसके अलावा अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था, ठीक है। अब ये दोनों बात क्या भाई साहब, ध्यान देने वाली बात है। देखो खोज तो हो गई थी, जैसे अभिलेख मिले उस पर कुछ लिखे हैं, इस प्रकार अभिलेखों की खोज तो हो गई। सबसे पहले कौन खोजा, 1750 ईस्वी में टी फेनथलर ने किया, लेकिन ये किस राजा के हैं, किस राजा के नहीं हैं। माना जाता था कि एक श्रीलंका में राजा है, उसका नाम पियदस्सी था, वो भी पियदस्सी की उपाधि लेता था। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब ये श्रीलंका के राजा ने भाई साहब कराया, लेकिन भाई साहब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि आखिर कैसे वहां का राजा यहां पर आकर के बनवाया, ये कंफर्म नहीं होता था। दूसरी बात कि भाई साहब ये किस राजा के, भारतीय राजा का कौन राजा था जिसने भाई साहब अभिलेख लिखवाया, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था। तब जाके आगे चल के 1837 में एक आदमी था, उसका नाम जेम्स प्रिंसेप था, उसने भाई साहब पढ़ लिया, अशोक के द्वारा लिखवाए गए लेखों को पढ़ लिया, तब कहा अरे ये तो ससुरा भारत का अशोक है, ठीक है ना, ये तो भारत का अशोक है। तो सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को कौन पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप। कब बाबू, 1837 में। कब खोज हुआ था, 1750 में। किसने, टी फेनथलर महोदय ने खोज किया था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना, 1837 में, ये सारी बातें आपको ध्यान में। अब अशोक के जो अभिलेख हैं, ये इनकी भाषा क्या है, भाषा क्या है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान में रखना। जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे प्रीवियस ईयर का तो उसमें पता चलेगा भाषा क्या है। तो भाषा इसकी है ब्राह्मी लिपि एवं प्रकृत भाषा, प्रकृत, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, प्रकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। प्रकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में ये लिखे गए। अन्य में भी केवल अधिकतर तो इसमें मिले हैं, लेकिन अन्य भी मिला है, जैसे ब्राह्मी लिपि के साथ साथ ब्राह्मी में भी मिला है, लिख लेना, ब्राह्मी में भी मिला है अरेमाइक, ठीक है, अरेमाइक लिपि, उसके अलावा खरोष्टी लिपि, उसके अलावा यूनानी लिपि, ठीक है ना, इन सब में मिला है, ये चारों में मिला, ये ध्यान रहे। जो अभिलेख मिले हैं ये चारों में मिले, ब्राह्मी लिपि, अरेमाइक लिपि, खरोष्टी लिपि, यूनानी लिपि। और भारत में जो है अधिकतर उनकी क्या है, ब्राह्मी लिपि और प्रकृत भाषा, ठीक है ना, प्रकृत भाषा, ठीक ना, ये ध्यान रहे, प्रकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिला है, ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि और प्रकृत भाषा में। भाई साहब इनके अभिलेख जो मिले हैं ये कहां से मिले, 3 देशों से मिला है, ध्यान रहे। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं कहां से, स्थान कहां है, ठीक है ना, स्थान कहां से लिख लो। भारत से तो मिलवे किया भाई साहब, पाकिस्तान से भी मिला है, ठीक है ना, अफगानिस्तान से भी मिला है, ध्यान रहे।
अफगानिस्तान से भी मिला, ये 3 देशों से मिला। ये सब ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। एक बार फिर से देखो, तब फिर हम लोग अभिलेखों पर आते। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में भाई साहब। और अन्य किसमें, किन लिपियों में है? ब्राह्मी लिपि में भी मिलता है, अरेमाइक लिपि में, खरोष्टी लिपि और यूनानी लिपि में भी मिलता है भाई साहब। अशोक के जो अभिलेख हैं किससे प्रभावित हैं? तो ईरान के शासक डेरियस प्रथम से प्रभावित हैं। उसके अलावा अशोक भाई साहब जो अभिलेख हैं उसकी खोज किसने किया? 1750 ईस्वी में भाई साहब टी फेंथलर महोदय ने खोज किया। लेकिन खोज होने के बाद पता नहीं चल पा रहा था कि ये किसके अभिलेख हैं। तो आगे चल के जब अभिलेखों को पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, कब? 1837 में, तब पता चला कि ये भाई साहब ये तो अशोक का है, जो भारत का रहने वाला है, ठीक ना, भारत का राजा था। तो ये सब ध्यान में रखना है, ठीक ना। अब आ जाते हैं हम लोग अशोक के अभिलेख। हेडिंग डालो, अशोक के अभिलेख। अब हेडिंग डालो अशोक के बृहद शिलालेख। हेडिंग डालो अशोक के बृहद शिलालेख। देखो ये बृहद शिलालेख क्या है? जैसे मान लो कोई चट्टान है, इस चट्टान को इसे साफ करके ना, इसे साफ करके इसी को एकदम बढ़िया से साफ करा करके इसी पर राजकीय आदेश लिखवा फलाना ढेकाना कि आज के बाद भाई साहब 25 साल से पहले शादी नहीं होगी भाई साहब। इंस्टाग्राम पर वास्तविक नाम लिखना है भाई साहब, सारे लोग अपना ओरिजिनल नाम लिखेंगे। ये सारे आदेश क्या अशोक होता तो पहले कहता भाई साहब इंस्टाग्राम पे सारे लोग एकदम ओरिजिनल नाम लिखेंगे, कोई डुप्लीकेट नाम नहीं लिखेगा। अगर भाई साहब श्रीमती नाम है तो श्रीमती लिखो, कुमारी क्वीन नहीं लिखना है। तो ये कहता, मान लो ये आदेश है। ऐसे भाई साहब पत्थरों पर साफ करवा के लिखवाने का कार्य जो किया ये अशोक ने भारत में किया, इसी को कहा गया शिलालेख। तो शिलाओं पर लिखा इसलिए कहा गया शिलालेख, पत्थरों पर चट्टानों पर लिखवाया इसलिए कहा गया शिलालेख। तो भाई साहब बृहद शिलालेख, पहला बृहद शिलालेख, ठीक ना। इसके बारे में देखते हैं। तो बृहद शिलालेख की संख्या कुल कितनी है? तो कहना है संख्या है 14। कितना है? 14। और भाई साहब कितने स्थानों से मिला है? तो ये ध्यान रहे, ठीक ना। ये 8 स्थानों से मिले हैं। कितने स्थानों से प्राप्त? स्थानों से प्राप्त, ठीक ना। 8 स्थानों से 14 शिलालेख। मतलब देखो, अब ये मतलब मत समझना संख्या का मतलब। जैसे देखो ये क्या, मान लो ये चट्टान है, इस चट्टान पे 14 पॉइंट लिखे गए हैं। पहले 14 आदेश मतलब अशोक ने 14 आदेश लिखवाया। इसी 14 आदेशों को कहा गया 14 बृहद शिलालेख, कहा गया 14 बृहद शिलालेख कहा गया। और ये इस प्रकार 14 जगह 14 चीजें, कितने जगह लिखे? 8 जगहों पर ऐसे 14 लाइनें लिखी गई हैं, 14 आदेश लिखे गए। इसी को कहा गया अशोक के बृहद शिलालेख। समझ में आया? ये ध्यान रख, ये मत सोचना कि ये 14 अलग 14 हैं, ठीक है ना। ये 14 नहीं है, संख्या तो 8 जगहों पर ऐसे ऐसे बनाया गया। इस प्रकार कितने 8 हैं, कितने लाइनें इस पे लिखी गई? 14 आदेश लिखा गया, ऐसे समझ लेना, ठीक है ना। ये मत सोचना कि 14 है संख्या, ये 14 आदेश हैं। कितने स्थानों से मिला है? 8 स्थानों से मिला है, ये ध्यान रखना। अब वो 8 स्थान कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना। अगर चाहो तो मैप बना लोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा बना लो। तो 2 हैं पाकिस्तान में, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ठीक है। 2 हैं पाकिस्तान में, ठीक है। ये भारत है, ये पाकिस्तान है। 2 ठे यहाँ बना लो बाबू, 2 ठे यहाँ बना लो। एक है, ये है कहाँ पर? पाकिस्तान में, ठीक है ना। पाकिस्तान में कौन कौन से हैं तो लिख लेना, शहबाजगढ़ी और दूसरा क्या है? मानसेहरा। 2 अभिलेख, 2 बृहद शिलालेख कहाँ से मिले? पाकिस्तान से। एक मिला भाई साहब गुजरात से, गिरनार। एक मिला गुजरात से, ठीक है ना। एक मिला गिरनार बृहद शिलालेख। अब हर जगह शिलालेख नहीं लिखेंगे, आप अपने हिसाब से लगा लेना। गिरनार शिलालेख ये कहां पर है? तो आप कहोगे गुजरात में। कहां है? गुजरात में। और एक भाई साहब महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। सोपारा, अगला लिखो सोपारा, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। सोपारा महाराष्ट्र में, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। सोपारा महाराष्ट्र में। कालसी, एक है कालसी। कालसी कहाँ है? कालसी कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में, ठीक ना। और एक एर्नागुड़ी, आंध्र प्रदेश में। एर्नागुड़ी कहाँ है? एर्नागुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में, ध्यान रहे। कालसी उत्तराखंड में। और 2 है भाई साहब उड़ीसा में, जौगढ़ और, ठीक है ना, धौली और जौगढ़, ठीक है ना। ये कहाँ है? उड़ीसा में, ध्यान रहे, उड़ीसा में, ध्यान रहे, ठीक है ना। सोपारा महाराष्ट्र में, गिरनार
बृहद शिलालेख गुजरात में, उसके अलावा शहबाजगढ़ी और मानसेहरा कहाँ है? पाकिस्तान में है बाबू, ठीक है ना। दो ध्यान रखो। अब देखो हमने कितना बताया, अशोक के बृहद शिलालेख कितने हैं? 14 हैं। कितने स्थानों से? 8 स्थानों से। अब बताओ, एक स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने हो गए? 8 स्थानों से मिला है, ठीक है ना। इन पर 14 आदेश लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो 2 कहां से मिले हैं? शहबाजगढ़ी और मानसेहरा पाकिस्तान से मिला, गिरनार से मिला है जो गुजरात में, सोपारा कहां है? महाराष्ट्र में, एर्नाकुडी कहां है? आंध्र प्रदेश में, धौली और जौगढ़ कहां है? उड़ीसा में, कालसी कहां है? उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो ये लिख लो जल्दी से, ठीक है। उसके अलावा हम लोग आ जाते हैं, तब ये हो गया होगा। अब इन पर क्या लिखा है ये भी तो लिख लिया जाए। मान लो संख्या कितनी है? 14। ये हो गया होगा। देखो अब से पाकिस्तान में 2 हैं, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। भाई साहब गिरनार कहाँ है? गुजरात में है। उसके अलावा सोपारा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एर्नाकुडी कहाँ? आंध्र प्रदेश में। धौली और जौगढ़ कहाँ है? उड़ीसा में। कालसी कहाँ है? उत्तराखंड में। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं इस पर लिखा क्या गया है, ये भी देख लेते हैं। इस पर कौन कौन से आदेश लिखे गए ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है ना। तो ये भी देख लेते हैं कि 14 आदेशों में क्या क्या है। 14 आदेशों में देखो, पहला आदेश लिखते हैं। पहले में क्या लिखता है? इसी में चल रहा है अभी, ये 14 आदेश जो लिखे गए हैं वो क्या क्या हैं। पहले ऐसे करके आपको लिखना है, प्रथम बृहद शिलालेख, बृहद शिलालेख, ठीक है ना। प्रथम बृहद शिलालेख। अब ध्यान रहे, प्रथम बृहद शिलालेख। उसके अलावा अब हम क्या करेंगे? ऐसे सेकंड करते चले जाएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा तीसरा आप लोग कर लीजिएगा। पहला, दूसरा, पहला बृहद शिलालेख, द्वितीय बृहद शिलालेख, तृतीय, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, उसके अलावा 11वां लिख लेना, 12वां, 13वां, 14वां। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वही उसी को लिखा रहे हैं, ठीक है ना। बृहद शिलालेख 14 है टोटल, लेकिन इतना लिखा रहे हैं, लिखना। प्रथम, पशु हत्या एवं खर्चीले समारोहों पर पाबंदी, खर्चीले समारोहों पर पाबंदी। पहले में क्या है? पशु हत्या और खर्चीले समारोहों पर पाबंदी। दूसरे में है लिखो, अपने तथा पड़ोसी राज्य में कल्याणकारी कार्य, ठीक है ना। अपने तथा पड़ोसी राज्य में कल्याणकारी कार्य। अब पड़ोसी राज्य में कौन कौन से आएंगे बाबू? ये भी लिख लो यहीं पे, चोल, पांड्य, केरल पुत्र, सतीय पुत्र, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तीसरे में लिखो, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक नामक अधिकारी। 3 अधिकारी नियुक्त करता है, उसकी जिक्र है, ठीक है ना। युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक नामक अधिकारी की नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति। 3 अधिकारियों की नियुक्ति की बात करता है, क्या? युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक नामक अधिकारी की नियुक्ति की बात करता है। चौथे में भेरी घोष के बदले धम्म घोष, भेरी घोष के बदले धम्म घोष, ठीक है। भेरी घोष के बदले धम्म घोष। 5वां लिखो, भेरी घोष के बदले धम्म घोष। धम्म महामात्रों की नियुक्ति, ठीक है, ये ध्यान रखना। 6वां लिखो, आम जनता राजा से कभी भी मिल सकती है, कहता है कि जब मैं सो रहा हूं या अपनी पत्नी के साथ रहूं तब भी जनता मिल सकती है, ये बात कहा है। 7वां, सभी संप्रदायों लिखो, सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता, सभी धर्मों के या सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता। 8वां लिखो, आखेटक के स्थान पर धम्म यात्रा, आखेटक के स्थान पर धम्म यात्रा। 11वां, धम्म नीति की व्याख्या, अगला क्या है? धम्म नीति की व्याख्या। 11वें बृहद शिलालेख में क्या लिखा गया है? धम्म नीति की व्याख्या। 12वां, धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों के प्रति कहता है, ठीक है ना, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता। सर्वधर्म समभाव, यही में है,
धर्म संभाव, ठीक है ना, सर्वधर्म संभाव। 13वां कलिंग विजय, कलिंग विजय, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य और प्लस 5 यूनानी राजा, यूनानी राजा, ठीक है ना, 5 यूनानी राजा, ठीक है ना। उसके अलावा बस छोड़ दो, 14वां छोड़ दो, ठीक है। आम जनता को धार्मिक जीवन जीने की बात करता है 14वें में, तो ये ध्यान रहे। प्रथम में कहता है कि भाई साहब पशु हत्या एवं खर्चीले समारोहों पर भाई साहब पाबंदी लगाना चाहिए, ठीक है ना। कौन कह रहा है? अशोक कहता है पहले बृहत शिलालेख में। अपने तथा पड़ोसी राज्यों में कल्याणकारी कार्य करने का था। अब पड़ोसी राज्यों की बात यहां भी हुई है, दूसरे में भी हुई है, 13वें में भी हुई है। तो क्वेश्चन पूछा था कि बताओ पड़ोसी राज्यों का जिक्र किसमें आता है, तो बता देना दूसरे शिलालेख में और 13वें बृहत शिलालेख में। तो ये ध्यान रखना है, 5 यूनानी राज्यों का जिक्र किसमें है? 13वें बृहत शिलालेख में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। भाई साहब पड़ोसी राज्यों में कौन है? चोल राज्य, पांड्य राज्य, केरल पुत्र और सत्य पुत्र की पहचान की गई है। 4 पड़ोसी राज्यों की बात करता है। अपने तथा पड़ोसी राज्यों में क्या करना? कल्याणकारी कार्य। कैसा कल्याणकारी? भाई साहब रोड के किनारे आपने देखा कि भाई साहब क्या किया, यहां पर देखो भेरी घोष। भेरी घोष होता है युद्ध से पहले जो शंख बजाया जाता है भाई साहब, उसे कहते हैं भेरी घोष, ठीक है ना, उसे कहते हैं भेरी घोष। अब कहता है इसे नहीं, अब भाई साहब युद्ध वाला शंख नहीं बजाना, इसमें बहुत मार खा छोड़ता है, ससुर बहुत खून बहता है, इसे छोड़ करके अब क्या कह रहा? धम्म घोष। मतलब भाई साहब नैतिक जीवन जीने की बात करता है। कौन? चौथे में, ठीक है ना, ध्यान रहे, चौथे में भेरी घोष के बदले क्या कर रहा? धम्म घोष की बात करता। 5वें में धम्म महामात्रों की नियुक्ति। भाई साहब जाओ इधर उधर प्रचार करो, तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता। नैतिकता का विकास करने के लिए नैतिक नियमों के पालन हेतु कौन से अधिकारी की नियुक्ति करता है? तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। ये सब ध्यान रखना है, ठीक है ना। बताओ, सोचो, वो जो इतना चंड अशोक के नाम से जाना जाता है, वो आदमी ससुर। देखो आम जनता कभी भी राजा से मिल सकती है। कहता जब हम पत्नी के साथ सो रहे हैं तब भी तुम मिल सकते हो, जब हम पत्नी के साथ शयन कक्ष में हो तब भी आप मिल सकते हो। ऐसा तक का उदार बन गया कौन? अशोक। इसी वजह से अशोक, चंड अशोक से अशोक महान बनने की व्यथा ऐसे ही नहीं, इन शिलालेखों से पता चलता है, ठीक है ना। लिखा शिलालेखों पे जो लिखा है उससे आधार पे पता चलता है। सभी संप्रदायों में भाई साहब सहिष्णुता की बात करता है। अब कहता भाई साहब हम पहले क्या करता था, जाता था भाई साहब आखेटक करने, मतलब शिकार करने जाता था। अब कहता शिकार नहीं करने जाएंगे, अब नैतिक नियमों की बढ़ावा देने के लिए जनता में जाएगा, जनता के पास जाएगा, गांव गांव घूमेगा, लोगों में धर्म नीति की बात करेगा, नैतिकता की बात करेगा, ये सारी बात। और 12वें में धार्मिक नीति की व्याख्या की बात की गई 11वें में, और 12वें में कहा गया धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों के प्रति समान भाव, आदर भाव की बात करता है। तो 12वां क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखना। 13वें में कलिंग विजय, पड़ोसी राज्य और 5 यूनानी, एकदम स्टार लगा लेना। देखो पहला स्टार लगा लो, दूसरा स्टार लगा लो, तीसरा चौथा स्टार लगा लो बाबू, ठीक है ना। धम्म महामात्रों वाला याद कर लो, ठीक है ना। और आखेटक धम्म यात्रा 8वां वाला लगा लो, 13वां लगा, 12वां 13वां लगा लो। इतना याद कम से कम होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो ये था अशोक के बृहत शिलालेख। कहां चला गया भाई साहब पूछने वाला? तो ये लिख लो जल्दी से, ठीक है। बृहत शिलालेख हो गए। अब हम लोग देखते हैं लघु शिलालेख। अगला है अशोक के स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, ठीक है। अशोक के स्तंभ लेख। स्तंभ लेखों की संख्या कुल कितनी है? स्तंभ लेखों की संख्या कुल है 7। कितने स्थान से मिले हैं? संख्या है 7, संख्या 7 है, 6 स्थान से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, 6 स्थान से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन सा है देख लेते हैं। ये भी फिर से मैप बनाओ छोटा सा, ठीक है ना, नहीं बहुत बढ़िया आता है लेकिन फिर भी बनाओ, ठीक है ना। ऐसे करके थोड़ा छोटा सा बना लो, काम भर का तो बन ही जाएगा ना। देखो एक बृहत शिलालेख मिला है, पहला बिहार से देखते हैं। बिहार में लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, ये भी बिहार में, लौरिया नंदनगढ़। एक और है बिहार में, रामपुरवा स्तंभ लेख, ठीक है, स्तंभ लेख, ठीक है ना, लौरिया अरेराज। और एक है कौशाम्बी अभिलेख, इसे अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा इसके बारे में लिखना भी है। देखो कौशाम्बी, कौशाम्बी स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, ठीक है, कौशाम्बी स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। ये या प्रयाग, प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, या
इलाहाबाद स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, या रानी का अभिलेख, रानी का अभिलेख, ठीक ना, ठीक ना, रानी का अभिलेख। अब देखो इसे समझो, ये कहाँ है? कौशाम्बी में था, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में था, ठीक ना। ये तीनों के तीनों कहाँ है? ये ध्यान रहे, ये तीनों के तीनों बिहार में है, ये तीनों के तीनों बिहार में है। और ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही पता चला कौशाम्बी, प्रयागराज, इलाहाबाद, रानी का अभिलेख, ये ठीक ना। ये तीनों के तीनों कहाँ? बिहार में, ठीक ना। उसके अलावा एक है दिल्ली टोपरा और एक है दिल्ली मेरठ। एक दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा, टोपरा, और एक दिल्ली मेरठ, ठीक है। ये ध्यान रखना है, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ। दिल्ली टोपरा कहाँ पर है? पंजाब में था। अगर पंजाब ना दिया रहे तो हरियाणा लगा देना, हरियाणा, ठीक ना। और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ये भी है दिल्ली मेरठ, ठीक ना। ये ध्यान रखना। ये दोनों पहले कहाँ थे? पहले ये देखो टोपरा में था। टोपरा कहाँ? पंजाब में। पहले कहाँ था? मेरठ में। वर्तमान में इसे कहाँ लाकर रख दिया गया? तो लिखो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें दिल्ली लाया था, दिल्ली लाया था। इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया? दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ नाम पड़ गया। ध्यान रहे, पहले कहां था? दिल्ली में। कहां चला गया? पहले सॉरी, पहले कहां था? टोपरा। टोपरा कहां था? पंजाब में। पहले ये पंजाब में थे, पहले ये मेरठ में थे। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक ने इसे कहां ले आया? दिल्ली। ये फिरोज शाह तुगलक है, या FST मतलब फिरोज शाह तुगलक, ध्यान रहे, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है। तो अब देखो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, और कितने स्थान से मिला है? 6 स्थान से। इन पर कितने आदेश लिखे गए हैं? प्रत्येक पर 7-7 आदेश मिला, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। हालांकि सब पे 7-7 आदेश नहीं है, दिल्ली टोपरा वाले पर केवल है, लेकिन ध्यान रखना है कितना? 7 आदेश लिखे गए हैं। अब जो ये दिल्ली, ये वाला तो हो गया होगा, लिख लिए होंगे, क्योंकि अब इस पर मुझे काम है, ज्यादा लिखना है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो प्रारंभ, अब देखो ध्यान से, ये वाला जो उत्तर प्रदेश में, पहले ये अशोक ने इसे कौशाम्बी में बनवाया था, लेकिन अशोक ने इसे कहां ले आया? प्रयागराज या इलाहाबाद ले आया, ठीक ना, इलाहाबाद। तो सॉरी, अकबर ने कौशाम्बी से, अकबर ने इसे कहां लाया? इसे इलाहाबाद ले आया था, इलाहाबाद लाया था, ठीक है। ये ध्यान रहे, इलाहाबाद। अकबर कौन लाया था? अकबर ने इसे कौशाम्बी से कहां लाया? इलाहाबाद लाया। इसी पर रानी का अभिलेख भी है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रहे, इस पर किसके किसके अभिलेख हैं, इस पर आगे चल के देखो। अशोक ने तो लिखवैया किया, अशोक का भी लिखवाया। जैसे मान लो कोई ये स्तंभ लेख था, तो इस पर अशोक ने भी लिखवाया, अशोक लिखवा करके खड़ा करवा दिया, मान लो इस पर ये अशोक ने बनवा दिया। कौन? अशोक ने। आगे चल के अशोक के साथ साथ इसी पर समुद्रगुप्त भी इसी पे लिखवा देगा। ससुरा समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है ना, तो इसी पे लिखवा देगा। तो इसी वजह से समुद्र प्रयाग प्रशस्ति भी इसी पर लिखवाया गया है, ठीक है ना। उसके अलावा बीरबल का भी इसी पर है, बीरबल ने भी इसी पर लिखवा दिया था अपना आदेश, ठीक है ना। उसके अलावा जहांगीर का, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको कि इस पर किसके किसके अभिलेख छपे हुए हैं, कौन कौन लेख लिखवाया था। एक बनाया गया था, अशोक ने बनवा दिया भाई सब, एक स्तंभ लेख बनवा दिया, इस पर अशोक ने लिखवा के छोड़ दिया। आगे चल के ससुरा अशोक के बाद समुद्रगुप्त भी इसी पर लिखवा दिया, बीरबल भी लिखवा दिया, जहांगीर भी इसी पर लिखवा दिया। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक बार फिर से देखते हैं। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कुल कितनी है? 6। कितने जगहों से मिला है? 6, ध्यान रखना है, ठीक है ना। कितने जगहों से मिला है? 6, 7 थे और 6 स्थानों से मिला, ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें से जो स्तंभ लेख मिले हैं, लौरिया अरेरा, लौरिया नंदनगल, रामपुरवा, ये तीनों कहां पर हैं? बिहार में है। एक स्तंभ लेख मिला, उसके अलावा दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। दिल्ली टोपरा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये पहले टोपरा में था, फिरोज शाह तुगलक ने इसे उठवा करके कहां लाया? दिल्ली लाया, इस वजह से इसका नाम पड़ गया दिल्ली टोपरा। वर्तमान में दिल्ली में है, और टोपरा कहां है? पंजाब में। उसके अलावा मेरठ में एक स्तंभ लेख था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया, इस वजह से इसका नाम दिल्ली मेरठ पड़ गया, ये भी ध्यान रखना है। उसके अलावा एक है कौशाम्बी अभिलेख, शुरुआत में अशोक ने कौशाम्बी में बनवाया था, बाद में भाई साहब अकबर ने इसे प्रयागराज या इलाहाबाद ले आया, इसी को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इस पर निम्न राजाओं के भाई साहब आदेश लिखे। अशोक बनवाया था तो अशोक लिखवाइबा करेगा, समुद्रगुप्त भी इसी पर लिखवा दिया, बीरबल भी इसी पर लिखवा दिया, जहांगीर ने भी इसी पर लिखवा दिया। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है ना, ये बातें ध्यान में होना चाहिए।
अब लिखो नोट करके, लिखो मास्की गुर्जर, मास्की गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलन, इन चारों में अशोक का नाम है, इन चारों अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है, अशोक का नाम मिलता है। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि किन किन अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। मास्की में अशोक का नाम मिलता है, गुर्जरा में अशोक का नाम मिलता है, नेत्तूर में अशोक का नाम मिलता है, उडेगोलन में भी अशोक का नाम मिलता है। ये चारों ध्यान है, मास्की गुर्जरा नेत्तूर उडेगोलन, ठीक है ना, इन चारों अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है, ठीक है ना, ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है ना आप लोग को। उसके अलावा अब अशोक के बारे में थोड़ा और लिखो। अशोक ने कुछ लिखो, नागार्जुन पहाड़ी में नागार्जुन पहाड़ी में अशोक ने गुफाओं का निर्माण किया, गुफाओं का निर्माण कराया, निर्माण कराया था। क्या क्या नाम था गुफाओं का? तो इन गुफाओं का नाम था सुदामा, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी, ठीक है ना। इन 3 गुफाओं को बनाकर किसको दान दिया था? आजीवकों को, आजीवकों को दान दिया था। यह ध्यान रहे कि अशोक ने 3 गुफाएं निर्माण कराया। कहां पर? नागार्जुन पहाड़ियों में क्या किया? अशोक ने गुफाएं बनवाया। कौन कौन? सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। अब बनवाकर किसको दिया? आजीवक संप्रदाय को दिया था। इसके अलावा दशरथ ने भी, दशरथ इसका पौत्र था, ठीक ना, दशरथ ने भी कुछ गुफाएं बनवाया था और दिया था। गोपिका गुफा, गोपिका और लोमस ऋषि, गोपिका गुफा एवं लोमस ऋषि, इन गुफाओं को बनवाकर किसको दिया था? कौन बनवाया? अशोक ने। किसके दान दिया? आजीवकों को दान दिया। तो ये ध्यान रहे, लोमस ऋषि और गोपिका गुफा, ठीक है ना, ये ध्यान रहे, गोपिका गुफा और लोमस ऋषि कौन बनवाया? दशरथ ने। और उसके अलावा सुदामा, कर्ण चौपड़ और विश्व झोपड़ी नामक गुफा किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। किसके लिए? आजीवक संप्रदाय को दान दिया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल, ठीक है ना। अगला लिखो, अशोक के बाद देखो, अशोक से पहले कौन? अशोक के पहले कौन था? बिंदुसार। अशोक के पहले राजा कौन था? बिंदुसार। और अशोक के बिंदुसार से पहले कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। उसके अशोक के बाद बनेगा अगला राजा कुणाल। कौन बनेगा? कुणाल। माना जाता है कि कुणाल अंधा था, इस वजह से वास्तविक शक्ति किसके अधीन थी? तो संप्रति के अधीन थी। इस प्रकार संप्रति वास्तविक मालिक था। आगे चल के अगला मजबूत शासक बनेगा, अभी लिखा थे, दशरथ। इसके बाद बनेगा दशरथ। और दशरथ के बाद, दशरथ के भी शासनकाल में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ, लेकिन अंतिम शासक के बारे में हम लोग को देख लेना है। तो ये क्रम है, कम से कम यहां तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, और अशोक के बाद कौन राजा बनता है? कुणाल बनता है, ठीक है ना। तो अगला लिखो, नोट करके, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया। और एक नए राजवंश की स्थापना किया, शुंग काल। इसके बाद कौन आ जाएगा? शुंग काल। अब हम लोग पढ़ेंगे शुंग काल। अब देखो, शुंग काल हमें अभी नहीं पढ़ना है, इसके पहले हम लोग को पढ़ना है इसका अर्थव्यवस्था पढ़ना है, समाज पढ़ना है। उसके अलावा इसमें पूछता है गुप्तचर व्यवस्था पढ़ना है, ठीक है ना। ये सारा अभी टॉपिक इसमें बचा है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इंडिका पढ़ना, इंडिका से पूछता है, ठीक है ना, मेगास्थनीज के बारे में, उसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्रम के बारे में। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बना है। ये लंबा बहुत वीडियो हो जाएगा, इस वजह से इसे यहीं पे रखते हैं, और अगला वीडियो हम लोग देखेंगे बाकी बचे हुए मौर्य साम्राज्य, अर्थव्यवस्था, धर्म, ये सारे, बंदरगाह, ये सारे कुछ हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना रखते हैं दोस्तों।